स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com के इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज कुछ नया लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो है लर्न इंटरनेट इन 20 मिनट्स। सिर्फ 20 मिनट में आप इंटरनेट के बारे में जानें और वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स, वो चीजें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको कवर किया गया है इस वीडियो सेशन के माध्यम से। इंटरनेट के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि एक नेटवर्क क्या होता है। सही मायने में अगर बात करें तो नेटवर्क क्या है और क्या सिर्फ कंप्यूटर्स में नेटवर्क होता है या और भी कहीं हमें नेटवर्क देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और शुरू करते हैं नेटवर्क से। अगर नेटवर्क की डेफिनेशन की बात करें तो नेटवर्क एक कनेक्शन है दो या दो से अधिक नोड्स, दो या दो से अधिक पॉइंट्स के बीच। सही मायने में देखा जाए तो कंप्यूटर से पहले भी हमारे पास नेटवर्क मौजूद था और आज भी वो मौजूद है, जिसमें हम अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके उनसे बात करते हैं या उनसे जुड़े रहते हैं। अगर कंप्यूटर्स में वापस आए तो कंप्यूटर्स नेटवर्क की जब बात करते हैं तो उसे डिफाइन किया जाता है दो या दो से अधिक नोड्स के बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाए वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक नोड्स हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पॉइंट्स हो सकते हैं। अब कंप्यूटर्स में इस नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है या किस कार्य को पूरा करने के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है वो जानते हैं। कंप्यूटर्स में सही मायने में अगर बात करें तो नेटवर्क दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम को पूर्ण करने के लिए स्थापित किया जाता है। पहला है रिसोर्स को शेयर करना और दूसरा है इंफॉर्मेशन को शेयर करना। रिसोर्स और इंफॉर्मेशन दोनों को शेयर करने का कार्य करता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। जब बात करते हैं इंटरनेट की तो इंटरनेट की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो अक्सर हमें किताबों में देखने को मिलती है। पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, किताबों में देखने वाली जो डेफिनेशन है वो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत से छोटे व बड़े नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में मौजूद छोटे व बड़े नेटवर्क्स के समूह को, के ग्रुप को, के कनेक्शन को हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी है, क्या वैसे ही कोई डेफिनेशन है जैसे अभी बताई है या इससे अलग कोई डेफिनेशन है। दुनिया भर में मौजूद छोटे व बड़े नेटवर्क्स, देखिए छोटे व बड़े नेटवर्क्स के कनेक्शन को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है और इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। देखिए, ये जो किताबी डेफिनेशन है, जो किताबी परिभाषा है, वो इसको बिल्कुल सही प्रूव कर रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है। जब बात कर रहे हैं इंटरनेट की तो यहां पर आर्पानेट के बारे में बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आर्पानेट कोई वर्ड नहीं है, ये एक एक्रोनिम है जिसका एक फुल फॉर्म होता है और वो फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग जरूर नोट कर लें। वो फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। रिपीट कर देता हूं, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है आर्पानेट और आर्पानेट को इंटरनेट की नींव के नाम से क्यों जाना जाता है वो भी आज सीखेंगे, आज जानेंगे उसके बारे में। इंटरनेट की उपज बहुत ही प्रसिद्ध नेटवर्क जिसको आर्पानेट कहते हैं से हुई है, जिसे किसने बनाया, अब यहां ये जरूरी है, जिसे यूएस आर्मी ने सन 1969 या 1969 में पूर्ण किया, उसे ही इंटरनेट की नींव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं वो पॉइंट्स ये है। सबसे पहले तो आर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जब आप फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो इसके बाद जानने वाली बात यह है कि इसको बनाया किसने। इसको बनाया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको हम लोग डीओडी के नाम से भी जानते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया और ईयर 1969 में इसको कंप्लीट कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की ये इन्वेंशन थी। आगे बढ़ते हैं, आर्पानेट के बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां पर हमारे पास है आईएसपी। देखिए आईएसपी को अंडरलाइन किया हुआ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आईएसपी क्या होता है। सबसे पहले आईएसपी का फुल फॉर्म, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। शायद फुल फॉर्म बताने के बाद अब इसका फंक्शन बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, क्योंकि फुल फॉर्म खुद ब खुद बता रहा है कि ये क्या कार्य करता होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सेवाएं देने वाला। अब कौन होगा ये? क्या ये एक इंसान होगा? क्या ये एक गवर्नमेंट होगी? क्या ये एक कंट्री होगी? जी नहीं,
आईएसपी एक ऐसी कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करती है या देती है। देखते हैं क्या लिखा है आईएसपी के बारे में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कार्य इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करना होता है। कुछ प्रमुख आईएसपीज की अगर बात करें तो यहां पर कुछ हमारे पास फेमस आईएसपीज हैं, देखते हैं। बीएसएनएल हो गया, आप जानते हैं इसके बारे में, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब आपके फेमस आईएसपीज में आते हैं। और यहां पर एक फिगर आएगा जिसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि आईएसपी कैसे हमें इंटरनेट से जोड़ता है। ये आपका डिवाइस एक लैपटॉप हो सकता है, एक पाम टॉप हो सकता है, एक मोबाइल फोन हो सकता है, एक टैबलेट हो सकता है, एक टैबलेट हो सकता है, जो कि अपने लोकल आईएसपी से जुड़ा है। मतलब वो कंपनी जो उसकी सेवा प्रदान कर रही है, हो सकता है वो बीएसएनएल हो सकता है वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो, रिलायंस हो, वगैरह वगैरह वगैरह, वो उस डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है। मतलब आईएसपी आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच कार्य करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आईएसपी के अलावा हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है। देखिए यहां पर है इंटरनेट से जुड़ने के तरीके। देखते हैं कौन कौन से तरीके मौजूद है इंटरनेट से जुड़ने में। अगर सही मायने में बात की जाए तो इंटरनेट से जुड़ने के बहुत से तरीके हैं। हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और जिसको हम लोग अपनी कॉमन लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन मैन की अगर बात करें तो वो अक्सर इन्हीं तरीकों के द्वारा या इनमें से किसी एक तरीके के द्वारा इंटरनेट से जुड़ता है। देखते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका जो यहां पर दिया हुआ है वो है आपका डायल अप। देखिए बहुत पुराना तरीका है, इसका इस्तेमाल अब बहुत कम जगहों पर किया जाता है। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। क्या होता है डायल अप कनेक्शन, वो जान लेते हैं। देखिए डायल अप एक ऐसा कनेक्शन है जिसे टेलीफोन लाइंस पर या टेलीफोन लाइन के ऊपर स्थापित किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। एक ऐसा माध्यम जिसे पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, जिसको हम लोग पीएसटीएन के नाम से जानते हैं, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है और टेलीफोन लाइंस के द्वारा या टेलीफोन लाइन के ऊपर इसे स्टैब्लिश किया जाता है। देखिए फिर से रिपीट कर देता हूं, पीएसटीएन या पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। और दूसरा पॉइंट जो यहां पर है, टेलीफोन लाइन जो हमारी ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन थी उसका इस्तेमाल करता है। डायल अप की एक खामी है कि आप एक वक्त पे एक ही कार्य कर सकते हैं। मतलब कहने का कि यदि आप इस डायल अप कनेक्शन को यूज कर रहे हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए, तो जिस दौरान आप इंटरनेट से जुड़ेंगे उस दौरान आप अपने टेलीफोन से कॉल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था डायल अप कनेक्शन का, जिसको सुधारा गया डीएसएल में। देखते हैं डीएसएल क्या होता है। अगर बात करें डीएसएल की तो वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डायल अप कनेक्शन की तरह ही कार्य करता है। देखिए काफी कुछ डायल अप कनेक्शन की तरह कार्य करता है। ऐसा क्यों है उसके बारे में जानेंगे अभी। डीएसएल नेटवर्क हमें इंटरनेट तथा कॉलिंग करने की सुविधा एक साथ प्रदान करता है। देखिए एक फर्क जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो यह है कि डायल अप और डीएसएल दोनों ही टेलीफोन लाइंस के ऊपर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात जो यहां पर उनको अलग अलग या डिफर करती है वो ये है कि जब बात करते हैं डायल अप की, तो डायल अप हमें एक वक्त पे एक ही कार्य करने की अनुमति देता है। मतलब या तो हम कॉल कर सकते हैं या फिर हम इंटरनेट जैसी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब बात करते हैं डीएसएल की या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की जब बात करते हैं, वह एक ऐसा नेटवर्क है जो टेलीफोन लाइंस के ऊपर स्थापित होता है, स्टैब्लिश होता है। बिल्कुल सही बात है। मगर एक खासियत है उसकी कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कॉल कर सकते हैं या कॉल करते करते भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है एक डीएसएल नेटवर्क पे। दूसरा देखते हैं क्या है, हर बार इंटरनेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आपने इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो हर बार जब आप इंटरनेट को यूज करना चाहेंगे तो आपको रिकनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये एक खासियत है डीएसएल की। आइए देखते हैं डीएसएल के बाद हमारे पास क्या मौजूद है यहां पर। ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर कनेक्शन है। देखिए ये तो हो गई इसकी वो लैंग्वेज जो असल में ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन होती है, जिस लैंग्वेज में ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन को दिखाया जाता है। अब सही मायने में अगर एक नेव यूजर से पूछते हैं या एक ऐसे यूजर से पूछते हैं जिसको ब्रॉडबैंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो आपको एक स्टेटमेंट बोलता है। और वो स्टेटमेंट क्या है वो जान लेते हैं। वो स्टेटमेंट होती है, इंटरनेट की भाषा में ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। वो इतना ही बताएगा कि साहब ब्रॉडबैंड कुछ नहीं है, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो 2400 घंटे 365 दिन आपको कनेक्शन मुहैया कराता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक आम इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स की, वो आपको बताएगा मेरे घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है।
क्या फायदा है उसका? एक यही फायदा है कि वो काफी स्पीड प्रोवाइड करता है हमें, और दूसरा फायदा कि साहब 24 घंटे कभी भी मैं चाहूं इंटरनेट से जुड़ सकता हूं, 365 दिन, साल के 365 दिन। ये वो दो स्टेटमेंट्स हैं जिसको ब्रॉडबैंड, या जिसे हम लोग एक आम इंसान से सुनते हैं ब्रॉडबैंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। www, देखिए ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है अगर बात करें इंटरनेट की। क्या है www? देख लेते हैं एक बार। टिम बर्नर्स-ली, सर टिम बर्नर्स-ली, ये वो इंसान थे जिन्होंने www का आविष्कार किया, वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया उन्होंने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। www एक ऐसी वर्चुअल स्पेस है, देखिए एक स्टेटमेंट यहां पर आती है, वर्चुअल स्पेस है, या एक ऐसी वर्चुअल स्पेस की तरह देखा जाता है www को, जिसमें इंफॉर्मेशन को रखने की सुविधा होती है। इंफॉर्मेशन को रखने की सुविधा होती है। किस तरीके की इंफॉर्मेशन? वो आपकी टेक्सचर हो सकती है, वो आपकी इमेजेस हो सकते हैं, वो आपकी वीडियोस हो सकते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वगैरह 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 सुविधा होती है, जिन्हें हाइपरलिंक और यूआरएल, देखिए हाइपरलिंक्स और यूआरएल के माध्यम से जोड़ा जाता है। देखिए 3 स्टेटमेंट्स आपको मिली। सबसे पहले किन साहब ने www को बनाया? आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वो थे हमारे सर टिम बर्नर्स-ली। दूसरी स्टेटमेंट आती है एक वर्चुअल स्पेस है, और तीसरी स्टेटमेंट आती है कि इसे हाइपरलिंक्स और यूआरएल के द्वारा जोड़ा जा सकता है। देखिए एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, बता भी चुका हूं, वो ये कि इसमें इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। किस तरीके की इंफॉर्मेशन, किस तरीके की डेटा? टेक्सचुअल हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, और यहां जिस भी प्रकार की आप डेटा सोच सकते हैं वो आपको www के ऊपर मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन, क्या होता है सर्च इंजन? देखिए नाम खुद ब खुद बता रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका काम होता है सर्च करना। अब अगर हमें यह पता चल जाए क्या सर्च करना और कहां सर्च करना, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब बात करते हैं सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन एक ऐसा सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य होता है www में से डेटा को या इंफॉर्मेशन को सर्च करना। आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सेट है, जैसे कि बताया था अभी, जिसका कार्य www, कहां में से? www में से इंफॉर्मेशन को खोजना होता है। विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन खोजी जा सकती है, जैसे कि आपको बताया था www में जो भी हम रख सकते हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को हम इस सर्च इंजन के द्वारा खोज सकते हैं। याहू हो गया, गूगल हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपके सर्च इंजन की लिस्ट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर, देखिए बहुत ही जानी मानी टर्म है वेब ब्राउजर। क्या होता है वेब ब्राउजर? यदि मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल्स भी दिखाऊं तब भी आप समझ जाएंगे कि सही मायने में वेब ब्राउजर होता क्या है। वेब ब्राउजर क्लाइंट साइड पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका कार्य होता है डेटा का आदान प्रदान करना, क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट के बीच में। एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट के बीच में किस किस तरीके के या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे वेब ब्राउजर्स के, उसको जान लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउजर है, ये हम सभी इसके बारे में जानते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, इसके बारे में भी हम जानते हैं। गूगल क्रोम माना जाता है कि एक कंप्लीट वेब ब्राउजर है, कंप्लीट एज इन कि इसमें सब कुछ आपको करने की फैसिलिटी मिलती है। और सबसे लास्ट में यहां पर दिख रहा है हमें माइक्रोसॉफ्ट एज। शायद इसके बारे में आप ना जानते हो, मगर मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि ये एक लेटेस्ट वेब ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और विंडोज 10 में मुहैया भी कराया है। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 में इस बार हमें देखने को मिला है माइक्रोसॉफ्ट एज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। वेब पेज, वेब पेज क्या होता है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वेब पेज क्या होता है? शायद इसका सिंपल सा आंसर होगा वो पेजेस जो ओवर अ वेब या ओवर अ नेटवर्क पाए जाते हैं वो वेब पेजेस होते हैं। काफी हद तक ठीक है, मगर इसकी एक जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी वो जान लेते हैं। वेब पेज एक वेब डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट? एक वेब डॉक्यूमेंट होता है जिसे अक्सर एक मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। अक्सर कहना यहां गलत होगा, जिसे एक मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, यह बिल्कुल सच है। और वो लैंग्वेज अक्सर HTML होती है। आप जानते हैं HTML के बारे में, मुझे यहां पर HTML के बारे में बताने की जरूरत नहीं लगती है, यहां इसका फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। एक वेब पेज को इंटरनेट या नेटवर्क पर मौजूद किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से देखा जा सकता है। वेब ब्राउजर को देखने के लिए हमें किसी भी वेब पेज को देखने के लिए हमें एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है।
कोई भी वेब पेज जो नेटवर्क या इंटरनेट पर मौजूद होता है उसे हम किसी भी वेब ब्राउजर की मदद से देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि एक वेब पेज में क्या क्या पाया जा सकता है। वेब पेज में इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये सभी कंटेंट आपके एक वेब पेज में पाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास अपनी अगली स्लाइड में। हमारी अगली स्लाइड में है वेबसाइट। देखिए अभी बात की थी वेब पेज की, तो अब यहां पर वेबसाइट के बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। वेबसाइट क्या होती है? एक शायद तीसरी या चौथी क्लास का स्टूडेंट भी इसका आंसर दे सकता है। वेबसाइट सिंपल सा एक डेफिनेशन है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अगर इंग्लिश की बात करें तो डेफिनेशन आती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट वेब पेजेस का एक ग्रुप है, एक समूह है। देखते हैं क्या है वेबसाइट। वेबसाइट को वेब पेजेस के समूह के नाम से जाना जाता है। जी हां, बेशक हम ये बात जानते हैं, जिसे URL की मदद से इंटरनेट पर लोकेट किया जा सकता है। URL की मदद से इंटरनेट पर लोकेट किया जा सकता है किसी भी वेबसाइट को। दो प्रकार की बेसिक वेबसाइट्स होती है, और वो दो प्रकार की बेसिक वेबसाइट्स क्या क्या है आइए देखते हैं। पहली है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक दो प्रकार की बेसिक वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद है। वेबसाइट्स के बाद आइए देखते हैं क्या है हमारे पास अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में है ईमेल। देखिए बहुत ही पॉपुलर टर्म है, बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है ये इंटरनेट की। देखते हैं ईमेल होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, मगर आज कुछ और ऐड करते हैं उसी जानकारी में। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन, सर रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। ईमेल द्वारा हम डिजिटल मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए जब बात करते हैं ईमेल की, तो ईमेल का फुल फॉर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रिकल मेल नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की, तो बात कर रहे होते हैं हम लोग डिजिटल मैसेजेस की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल मैसेजेस को या इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे हम लोग ईमेल के नाम से जानते हैं। देखिए देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है ईमेल की। बहुत ही कम समय लगता है ईमेल भेजने में, या यूं कह लीजिए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, या बहुत ही कम वक्त लगता है ईमेल भेजने में। और दूसरा, ईमेल ड्राफ्ट करना काफी आसान कार्य होता है। देखिए वो इंसान या वो इंसान जिसे बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर्स की या ईमेल की, वो कुछ सेकंड्स के अंदर ईमेल को बनाकर ड्राफ्ट कर भेज सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम लगना, बहुत ही कम नामात्र टाइम लगता है ईमेल भेजने में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ईमेल के कंपोनेंट्स के बारे में। शायद इसके बारे में कभी आपने नहीं जाना होगा या इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज ईमेल के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ईमेल विंडो के अंदर। ईमेल के कंपोनेंट्स इनबॉक्स है, कंपोज है, सेंट है। देखिए अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर्स की, अगर यहाँ आप अपने मल्टीमीडिया मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आपको मालूम होगा ईमेल में इनबॉक्स क्या होता है, कंपोज क्या होता है और सेंड क्या होता है। इन तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं, नाम खुद ब खुद बता रहे हैं कि क्या कार्य करते होंगे, मगर फिर भी एक बार जान लेते हैं। इनबॉक्स प्राप्त किए हुए मैसेज को स्टोर करता है, मतलब वो मैसेज जो रिसीव होते हैं उनको स्टोर करता है, बिल्कुल सच है। कंपोज क्या करता है, कंपोज का मतलब होता है ईमेल बनाना। जब हम कंपोज पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि एक विंडो खुल जाती है, किसकी, टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर विंडो खुल जाती है और वो क्या करती है, हमें एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कर देती है जहां पर हम डेटा या जहां पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी हम वहां पर भेजना चाहते हैं। लास्ट में है हमारे पास सेंड, भेजे हुए मैसेज को स्टोर करता है। जो मेल्स हम भेज चुके हैं उनको स्टोर करने का कार्य होता है सेंड का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से कंपोनेंट्स यहां पर उपलब्ध हैं। स्पैम, बल्क या जंक अनवांटेड मैसेज को होल्ड करता है। वो मैसेजेस जिसको मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, जो मुझे लगते हैं या जो ईमेल क्लाइंट को लगते हैं कि खतरनाक हो सकते हैं, उसे स्पैम, बल्क या जंक में डाल दिया जाता है। आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद है ट्रैश। देखिए ट्रैश बहुत ही सिमिलर होता है, अगर बात करें सिमिलर टू रिसाइकिल बिन है। ये रिसाइकिल बिन का कार्य अगर आप जानते हैं तो वही कार्य आपके ट्रैश का भी होता है। डिलीट किए हुए मेल्स को ट्रैश बॉक्स में संभाल के रख लिया जाता है। जब आप ट्रैश में से डिलीट करते हैं तो वो फाइनल डिलीशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में हमारे पास क्या उपलब्ध है। ओके, ये बहुत ही जरूरी स्लाइड है ईमेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। कंपोज टैब के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं यहां पर उसका जिक्र किया गया है। देखते हैं, टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, मैसेज एरिया, सिग्नेचर लाइन।
क्या होते हैं जानते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसका नाम खुद ब खुद यहां पर बता रहे कि क्या कार्य करता होगा। टू में हम उस का एड्रेस रखते हैं जिसको हम ईमेल या मेल भेज रहे होते हैं। सीसी कार्बन कॉपी कहलाता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहलाता है। सब्जेक्ट वो सेक्शन होता है जहां पे हम लोग छोटे में लिखते हैं या जहां पर हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये जो मेल हम भेज रहे हैं उसका विषय क्या है। ठीक उसी तरीके से जैसे एप्लीकेशन में विषय लिखते हैं उसी प्रकार से हम लोग मेल में सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद है हमारा मैसेज एरिया। देखिए मैसेज एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम वो मैसेज लिखते हैं जो कि मेन कंटेंट होता है हमारे ईमेल का। ये वो मैसेज एरिया है जहां पर हम कंटेंट लिखते हैं उस ईमेल का। और लास्ट में आता है सिग्नेचर लाइन। भेजने वाले की डिटेल्स होती हैं सिग्नेचर लाइन में। सबसे लास्ट में हमारे पास मौजूद होती है सिग्नेचर लाइन, जिसमें यदि मैं भेज रहा हूं तो उसमें मेरी डिटेल्स मौजूद होंगी। देखिए यहां पर हमने सीसी और बीसीजी के बारे में जिक्र नहीं किया था। सीसी और बीसीजी क्या होता है उसको बता देते हैं। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए जब मैं चाहता हूं कि जो मेल मैं भेज रहा हूं वो मैं किसी और को भी भेज सकूं, जो मेन एड्रेस ही है उसके अलावा भी किसी और को भेज सकूं, तो मैं उसको रखता हूं सीसी में। और जब मैं चाहता हूं कि मैं किसी और को भी मेल भेज सकूं मगर जो मेन एड्रेस ही है उसको ना पता चले कि मैंने और किसको मेल भेजा है, उसमें उस केस में मैं इस्तेमाल करता हूं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक एग्जांपल अगर ले तो जब मैं एक ऐसा मेल ड्राफ्ट करता हूं जिसमें 3 लोग होते हैं, एक होता है मेन एड्रेस जिसे भेज रहा हूं उसे 2 में रखा जाता है, एक होता है सेकेंडरी एड्रेस जिसे मैंने सीसी में रखा है, और एक ऐसा एड्रेस है जो कि जिसको मैं भेज रहा हूं मगर मैं नहीं चाहता कि मेन एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस को पता चले कि बीसीसी में या इस मेल को और किस किस को भेजा गया है। तो यदि मैं चाहता हूं कि मेन एड्रेसी और सेकेंडरी एड्रेसी को या सीसी एड्रेसी को ना पता चले कि मेल किसको भेजा गया है, तो मुझे उस पर्टिकुलर एड्रेस को जिसको मैं मेल भेज रहा हूं उसको मुझे बीसीसी में रखना पड़ेगा। यह फर्क होता है सीसी और बीसीसी में। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आप हमसे www.mahindraguru.com पर जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहां पर और बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके की वीडियोस की आवश्यकता है। और हाँ, अपने YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वो है www.youtube.com/c/Mahindra Guru videos. Your success is our success. Thank you.